हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। हम लोग लास्ट वाले क्लास में 4 न्यूमेरिकल्स कर लिए थे कॉलम के, जो कि एनालिसिस वाले पार्ट के थे, जिसमें हम लोग कुछ ना कुछ फाइंड आउट कर रहे थे। अब एक क्वेश्चन आज हम लोग और एनालिसिस वाला कर लेते हैं, फिर हम लोगों का एनालिसिस में लगभग जितना टाइप का क्वेश्चन हो सकता है वो कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद थोड़ा देर 5 मिनट लगेगा आपको, बस डिज़ाइन के स्टेप्स कॉलम के समझा देंगे कि किस तरह से डिज़ाइन के स्टेप्स होते हैं। लास्ट वाले क्लास में नहीं समझाए थे। डिज़ाइन के स्टेप्स बताने के जस्ट बाद उसका एक न्यूमेरिकल कर लेंगे, क्योंकि डिज़ाइन में 1 से 2 टाइप के न्यूमेरिकल हो सकते हैं। बहुत इजी होगा, बहुत कॉलम का जो डिज़ाइन होता है बहुत डिफिकल्ट नहीं होता है, तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और 3 तरह के हम लोग न्यूमेरिकल कर लेंगे। एक जो हम अभी आपका करने वाले एनालिसिस का, डिज़ाइन का स्टेप्स बता देंगे। उसके बाद टाइम रहेगा तो 2 न्यूमेरिकल करेंगे, अदरवाइज एक डिज़ाइन का न्यूमेरिकल कर लेंगे। इसमें आपके सारे कॉन्सेप्ट्स हम आपको यहीं पे बता देंगे। इसके बाद आपका कॉलम का जो चैप्टर है वो आपका ओवर हो जाएगा। फिर रह जाएगा आपको आईएस कोड के क्लॉजेस। आईएस कोड के क्लॉजेस भी डिस्कस कर लेंगे, और उसके बाद आपका जो ये कॉलम वाला जो यूनिट है, ये पूरा यूनिट आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जो हम लोग अभी तक यूनिट नंबर 3, 4 और 5 पढ़े हैं, तीनों का कंबाइंड करके आरसीसी का पूरा ऑब्जेक्टिव हम लोग सेशन ले लेंगे। फिर उसके बाद हम लोग यूनिट नंबर 1 और 2 पे चलेंगे, जो स्टील का है। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? फाइंड द परसेंटेज ऑफ स्टील रिक्वायर्ड इन अ कॉलम ऑफ साइज 300 by 450 mm इफ द कॉलम इज सब्जेक्टेड टू अ वर्किंग लोड ऑफ 1000 किलो न्यूटन। टेक M20 एंड Fe415 स्टील। अब आपको क्वेश्चन में कह रहा है परसेंटेज ऑफ स्टील फाइंड आउट करने के लिए। अभी तक आप सारी चीज़ें फाइंड आउट किए थे, जिसमें आपका कॉलम का साइज निकालना था, उसके बाद कहीं पे कॉलम का लोड कैरिंग कैपेसिटी निकालना था, ये सारी चीज़ें निकालनी थी। अब आपको निकालना है परसेंटेज ऑफ स्टील। अब कॉलम में परसेंटेज ऑफ स्टील का तो कोई आपको फॉर्मूला आप पढ़े नहीं है। आप पढ़े हैं एरिया ऑफ स्टील का फॉर्मूला, मतलब इस फॉर्मूले में एएससी आप निकाल सकते हैं, तो आप एएससी निकाल लेंगे। उसके बाद वो कॉलम के साइज के हिसाब से कितना परसेंटेज होता है वो हम लोग नॉर्मल परसेंटेज वाले फॉर्मूला से निकाल लेंगे। तो इसलिए परसेंटेज ऑफ स्टील जब भी निकालने बोलेगा, इसका मतलब है पहले आप एएससी निकालिए, क्योंकि एएससी आप फॉर्मूला से कॉलम में निकाल सकते हैं। और फिर एएससी को आप चेक कर लीजिए कि ये आपका ग्रॉस के हिसाब से ये आपका कितना आ रहा है, यही आपका परसेंटेज हो जाएगा। ठीक है। तो इसलिए हम लोगों को इसका मतलब है कि इस न्यूमेरिकल में जो टारगेट है हम लोगों का, वो एएससी निकालना है। और जब एएससी टारगेट है तो एएससी के लिए आपको फॉर्मूला पता है। अब क्वेश्चन में आप कहीं पे भी देखिए, कोई कंडीशन ना लेंथ का गिवन है। अगर लेंथ नहीं गिवन है तो आप इसेंट्रिसिटी चेक नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मिनिमम इसेंट्रिसिटी के लिए L/500 + D/30 का फॉर्मूला है। एल आपके पास नहीं है, तो ये इसका मतलब है कि चाहता नहीं है कि आप इसेंट्रिसिटी वगैरह चेक कीजिए। शॉर्ट में एक क्वेश्चन है, इसका मतलब है कि आपको मान के चलना है कि इसेंट्रिसिटी वाला फॉर्मूला जो आप यूज़ करते हैं, क्योंकि यही वाला फॉर्मूला आपका क्या है, जनरल है। इसी को आपको हर जगह बुक्स में देखेंगे, इसी को आप डिज़ाइन में यूज़ करेंगे। तो जब कुछ भी नहीं दिया हो तो मान लीजिए कि आप इस वाले केस को ही यूज़ कर रहे हैं। एकदम प्योर एक्सियल होता तो यहाँ पे लिख देता कि प्योर एक्सियल है, यहाँ पे सिर्फ लिखा है वर्किंग लोड है। ठीक है। तो जब भी कभी इस तरह का कंडीशन हो कि आपको लेंथ वगैरह नहीं गिवन है, तो आप समझ जाइए इसेंट्रिसिटी चेक नहीं लगाना है। अब वो चाहता है कि आप परसेंटेज ऑफ स्टील निकालिए, मतलब आप एएससी निकालेंगे। एएससी निकालने के लिए पी आपको गिवन है लोड, ग्रेड ऑफ स्टील FCK FY गिवन है, कॉलम का साइज गिवन है 300 by 450। इसको हम थोड़ा इरेज करके अच्छे से लिख देते हैं। ये 300 by 450 आपके कॉलम का साइज है। इसका मतलब आप AG भी निकाल सकते हैं। तो लगभग आपको सारी चीज़ें इसमें गिवन ही है, तो जल्दी से हम लोग गिवन कंडीशन लिख देते हैं। गिवन कंडीशन में क्वेश्चन में कैच क्या रहता है, बस यही समझना है। यहाँ पे लिखा है वर्किंग लोड ऑफ, तो वर्किंग लोड लिखा है, इसका मतलब ये PU नहीं है। कई बार गलती हो जाती है जल्दी जल्दी में कि ये 1000 को लेके ही पूरा कैलकुलेशन कर देते हैं। ये क्वेश्चन में आपको गिवन है P = 1000 किलो न्यूटन। देयरफॉर PU = 1.5 × 1000। तो टोटल P कितना आ रहा है अब आपके पास 1500 किलो न्यूटन। इसके लिए आपको कैलकुलेट करना है। एक चीज़ हो गया। कॉलम का साइज गिवन है, इसका मतलब है कि B आप ले लीजिए, मान लीजिए 300 mm है, किसी को भी B किसी को भी D कह लीजिए। D आपका है 450 mm है। तो आप अगर AG निकालना चाहिएगा यहीं पे, तो ये निकल जाएगा 300 by 450। रेक्टेंगुलर कॉलम है, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 135,000 mm²। ठीक है। अब आपको M20 भी गिवन है, Fe415 भी गिवन है। आपके पास अगर आप आंसर डायरेक्टली लिखेंगे तो इसके बाद आपका सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि आप सबसे पहले यहाँ पे लिखिए कि आपको पता है कि PU = 0.4 FCK AC
प्लस 0.67 FY/ASC। ठीक है, यहाँ पे लिख दीजिए सिंस वी नो दैट, ये हम लोगों का फॉर्मूला है, सिंस वी नो दैट पी यू इजिकल टू, ये फॉर्मूला है। अब क्योंकि आपको ए सी भी अननोन है तो आप इस फॉर्मूले को इस तरह से भी लिख सकते हैं, पी यू इज इक्वल टू 0.4 एफ सी के। ए सी क्या होता है, ये आपका कॉलम है, इस कॉलम में जो आप स्टील प्रोवाइड करते, तो स्टील प्रोवाइड कर को हटा देंगे, मतलब इस गैप को हटा दें तो रिमेनिंग कंक्रीट कितना बचा। ए जी मतलब टोटल 300/450, स्टील लगा दिए तो स्टील का एरिया माइनस करेंगे तो रिमेनिंग क्या बचा, कंक्रीट बचा। ऑब्वियसली अगर आप 1% स्टील देंगे तो 99% कंक्रीट होगा। अभी आपको पता ही नहीं है स्टील कितना है, तो आप ए सी कैसे निकाल लेंगे, तो फॉर्मूला यूज़ कर लीजिए ए जी माइनस ए एस सी। ए सी का मतलब यही तो होता है ना, ये यहाँ पे यूज़ कर लीजिए, प्लस 0.67 FY/ASC। अब क्वेश्चन में हम लोगों को ए सी अननोन रखना है, यहाँ भी ए सी अननोन, यहाँ भी ए सी अननोन, एफ वाई पता है, ए जी पता है, एफ सी के पता है, पी यू पता है। अब आप यहाँ पे वैल्यूज पुट कर सकते हैं, तो पी यू हो जाएगा 1500 इंटू 10⁻3, क्योंकि किलो न्यूटन में था तो न्यूटन में कन्वर्ट कर दिए, क्योंकि स्ट्रेस हम लोगों का हमेशा न्यूटन पर mm स्क्वायर में रहता है, तो एक यूनिट रहेगा तभी आपका सॉल्व हो पाएगा। 0.4 एफ सी के। अच्छा, इसको पहले हम लोग और थोड़ा सा ब्रेक कर देते हैं, इस वाले स्टेप को हम नीचे ले आते हैं, यहाँ पे एक स्टेप और लिख देते हैं, पी यू इज इक्वल टू, अब इस ब्रैकेट को ओपन कर देते हैं, 0.4 एफ सी के ए जी माइनस 0.4 एफ सी के ए एस सी प्लस 0.67 FY/ASC। अब इन सारे में आप वैल्यूज़ को पुट कीजिए, पी यू हो गया 1500 इंटू 10⁻3, 0.4 एफ सी के जगह पे क्वेश्चन में हम लोगों को कितना गिवन है 20, ए जी कितना है 135,000 माइनस 0.4 इंटू 20 इंटू ASC, ये हम लोगों का अननोन है, प्लस 0.67 इंटू 415 इंटू ASC। इसको इस तरह से लिख सकते हैं 1500 000 डायरेक्टली लिख देते हैं 1000 से मल्टीप्लाई करके, इंटू ये हो गया आपको 20 इंटू 0.48 इंटू 135,000 माइनस 0.4 इंटू 28 ASC प्लस 0.67 इंटू 415 इंटू ASC, तो ये हो जाएगा 278.05 ASC। अब ये बहुत इजी हो गया, सारा ASC के टर्म में आ गया, कुछ न्यूमेरिकल वैल्यूज आ गए, इन सारे को आप प्लस माइनस कर दीजिए इधर, ये हो जाएगा आपका। तो एक काम करते हैं, इसको डायरेक्टली हम लोग इस तरह से लिख देते हैं 1500 इज इक्वल टू, ये आपका हो जाएगा 1080,000 माइनस, ये दोनों हो जाएगा आपको, ये प्लस हो जाएगा क्योंकि -8 और प्लस 278, इसका मतलब है कि प्लस 270.08 हो जाएगा, सॉरी 270.05 ASC। अब आप यहाँ से डायरेक्टली ASC निकाल सकते हैं, ये आ रहा है 1555.26 mm²। ये आपका एरिया ऑफ स्टील है जो आपका निकल करके आ रहा है इस कॉलम में। अब क्वेश्चन में पूछ रहा है परसेंटेज ऑफ स्टील, इसीलिए ये आपका आंसर नहीं है, हम इसको मार्क इसलिए कर दे रहे हैं क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट आंसर है। अब हम लोगों को जो आंसर निकालना है वो निकालना है परसेंटेज ऑफ स्टील, तो सिंस वी नो, यह हम लोग डायरेक्टली इसी तरह से, इतना लिखने की भी जरूरत नहीं है, यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं परसेंटेज ऑफ स्टील इज इक्वल टू ASC डिवाइडेड बाई ग्रॉस एरिया इंटू 100। अब ये सारे वैल्यूज़ हम लोगों को पता है, ASC है आपका 1555.26 डिवाइडेड बाई AG है आपका 135,000 इंटू 100, तो ये आ रहा है 1.15%।
ये आया हम लोगों का परसेंटेज ऑफ स्टील। अब हम लोगों को पता है कि एज पर IS 456 ये एक हम लोग एक्स्ट्रा लाइन इस तरह के न्यूमेरिकल में इसलिए लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ तक में हम लोग कोई बहुत ज़्यादा थ्योरी एक्सप्लेन नहीं किए, न्यूमेरिकल था न्यूमेरिकल ही सॉल्व किए, क्योंकि अब हम लोगों को पता है परसेंटेज ऑफ स्टील के लिए एक कंडीशन है हमारे पास कि 0.8 से ज़्यादा होना चाहिए, 6 से कम होना चाहिए, बस उसको यहाँ पे मेंशन कर देना है। इससे क्या होता है कि पता रहता है कि इस न्यूमेरिकल में आप और कुछ नहीं छोड़ के आए हैं, तो 6 में 6 या 4 में 4 पूरा आएगा। ठीक है, तो एज पर IS 456 2000 मिनिमम परसेंटेज ऑफ स्टील is equal to 0.8% and maximum percentage of steel is equal to 6%। therefore आपका 0.8% से ग्रेटर आया है आपका 1.15% से, और किससे कम है 6% से, therefore ओके। मतलब है कि वैसे तो आपको निकालने दिया था ये कि आप सिर्फ बताइए कॉलम में परसेंटेज ऑफ स्टील कितना है, ये वाला चीज़ आप नहीं लिख सकते हैं एग्जाम में तो भी ओके है, लिख देंगे तो और बेहतर है। लेकिन ये कब कंपलसरी लिखना होगा, जब यहाँ पे लिख देगा एक डिस्कस, कि डिस्कस कीजिए रिजल्ट्स को। अगर हम इसी क्वेश्चन को यहाँ पे लिख दें डिस्कस द रिजल्ट, डिस्कस द रिजल्ट या रिजल्ट्स, इसका मतलब है कि अब चाहता है ये कि आप रिजल्ट्स के ऊपर भी डिस्कशन कीजिए। मतलब ये जो निकला इसका क्या मतलब है वो ये जानना चाहता है, क्या होना चाहिए। तो ये है वो लाइन जो आप लिखेंगे जब भी इस तरह से लिखेगा डिस्कस, इसका मतलब है कि आप यहाँ पे बताइए कि परसेंटेज से जुड़ा हुआ क्या इन्फॉर्मेशन आपको पता है। तो आपको पता है मिनिमम का इतना है, मैक्सिमम का कितना है, और 1.15 जो है ये आपका मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में लाई कर रहा है, इसका मतलब है ओके। अगर ये कम आ रहा होता 0.8 से तो आप यहाँ पे लिखते कि सिंस परसेंटेज ऑफ स्टील जो हम लोग अभी प्रोवाइड कर रहे हैं वो हम लोगों का 0.6 निकल के आ रहा है फॉर एग्जाम्पल, तो हम लोगों को क्योंकि IS कोड कहता है कि मिनिमम 0.8% होना चाहिए, देयरफॉर हम लोगों का न्यू ASC जो होगा वो आपका कितना होगा 0.8% ऑफ जो आपका निकल के आता AG वो होता। मतलब कैलकुलेशन से 1555 आया, लेकिन अगर मान लेते हैं ये 1555 आपका 0.6% ही होता तो आप उसको बढ़ा करके नहीं प्रोवाइड करते। क्यों करते, क्योंकि यहाँ पे लिखा है डिस्कस द रिजल्ट। आपको अगर नहीं लिखा रहता तो आपका काम यहाँ पे ख़त्म हो गया कि भाई आपको रिजल्ट पूछा था आप कैलकुलेट कर दिए, न्यूमेरिकल को अब थ्योरी थोड़ी बनाना है। लेकिन कभी कभी एग्जाम में इस तरह के वर्ड्स बोलता है, एक्सप्लेन द रिजल्ट, डिस्कस द रिजल्ट, इस तरह के वर्ड्स आजकल यूज़ करने लगा है, इसलिए आपको बता दिए। नहीं आता एग्जाम में मत लिखिए ये वाला, लेकिन यहाँ तक का तो खैर न्यूमेरिकल आपका करना ही करना है। ठीक है, ये हो गया हम लोगों का एक एनालिसिस वाला क्वेश्चन। अब हम लोगों को डिज़ाइन का क्वेश्चन करना है। अब डिज़ाइन के क्वेश्चन में आपको पता है हमेशा से आप बीम करते हुए आ रहे हैं, आपको पता है कि आपको रेनफोर्समेंट निकालना होता है, कॉलम या बीम का साइज़ निकालना होता है। आप बीम कर रहे थे तो आप स्टीरअप्स के बारे में निकाले थे। ये सारी चीज़ें ही तो डिज़ाइन करनी होती हैं। मतलब कम से कम कंडीशन देगा क्वेश्चन में, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपको निकालनी है। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट होता है कि आपको IS कोड से कितनी चीज़ें याद है, क्योंकि उसी के हिसाब से ना अगर आपको मिनिमम परसेंटेज और मैक्सिमम परसेंटेज नहीं याद रहेगा तो आप किसके बेसिस पे निकालेंगे, एज्यूम क्या करेंगे। तो ये एज्यूम करना है। स्पेसिंग का अगर आपको पता ही नहीं है फॉर्मूला जो 16 इंटू डायमीटर ऑफ बार 300 mm और लीस्ट लेटरल डायमेंशन, अगर आपको ये IS कोड में गिवन है, अगर आपको ये याद ही नहीं रहेगा तो फिर आप स्पेसिंग का जो आप निकालेंगे, टाइल्स का स्पेसिंग कैसे निकालेंगे। डिज़ाइन में ये सारी चीज़ें निकालनी होती है। तो हम लोग अब डिज़ाइन के पहले क्या करते हैं, स्टेप्स देख लेते हैं। स्टेप्स डिस्कस हो जाएगा तो इससे आपको न्यूमेरिकल अटेम्प्ट करने में आसानी होगा। ठीक है, अब स्टेप्स क्या क्या है। सबसे पहले चीज़ आपको कॉलम में क्या करना है कि कॉलम डिज़ाइन कर रहे हैं, इसका मतलब ऊपर से कोई लोड आएगा तभी तो कॉलम पे फिर स्टील लगेगा, कंक्रीट लगेगा। तो सबसे पहले लोड वाला काम करना है किसी भी न्यूमेरिकल में। तो लोड आपको अगर फैक्टर्ड नहीं गिवन है, वर्किंग गिवन है तो 1.5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर गिवन है तो स्टेप नंबर 1 आपका खत्म हो गया। मतलब पहला काम लोड होगा, चाहे तो ढूंढ के निकालिए PU कितना है, नहीं गिवन है P गिवन है तो 1.5 से मल्टीप्लाई करने का याद रखिए, इसलिए हम आपको यहाँ पे लिख दिए हैं। सेकेंड स्टेप है कि आपको एक परसेंटेज ऑफ स्टील एज्यूम करना है। अभी आप जस्ट कैलकुलेशन किए, आप परसेंटेज ऑफ स्टील कैलकुलेट करके निकाले तो 1.15% आया। आपको अभी लोड तो पता चल गया, लेकिन अभी कॉलम का साइज़ पता नहीं है, तो आपको कितना परसेंटेज ऑफ स्टील स्टार्टिंग में कुछ लेना पड़ेगा। तो जनरली जब भी हम लोग कोई भी कॉलम पूरे इंडिया में डिज़ाइन करते हैं तो कोशिश करते हैं 1 से 2% के बीच में स्टील रहे।
स्टील अलाउड है 0.8 तो मिनिमम देना ही पड़ेगा, और मैक्सिमम 4% 6% तक अलाउड है, 4% कंजेशन के हिसाब से 6% टोटल। लेकिन स्टील आप जितना ज़्यादा देंगे कंक्रीट की ज़रूरत उतनी कम पड़ेगी, और कंक्रीट अगर आप कम देंगे तो कॉलम का साइज़ आपका छोटा होगा। तो कॉलम का साइज़ छोटा करने के चक्कर में कॉलम में कंक्रीट कम देके स्टील अगर आप ज़्यादा दे देंगे तो आपका बिल्डिंग का कॉस्ट ज़्यादा जाएगा। क्यों? क्योंकि स्टील महंगा होता है कंक्रीट के मुकाबले। अगर आप मिक्स डिज़ाइन वाला भी आप कंक्रीट मंगाएंगे तो भी वो इतना कॉस्टली नहीं होगा जितना कि स्टील कॉस्टली है आज मार्केट रेट के हिसाब से। तो प्रैक्टिकल चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है डिज़ाइन करते समय, तो इसलिए डिज़ाइन में कोशिश किया जाता है कि कम से कम स्टील लें। लेकिन हर बार ज़रूरी भी नहीं है कि लोड कितना रहेगा उसके हिसाब से कितना स्टील रिक्वायर्ड होगा। तो न्यूमेरिकल जब आप करते हैं, एक्चुअल में तो दूसरी कहानी होती है। न्यूमेरिकल जब आप करते हैं तो आप क्या करते हैं कि 1 से 1.5% के बीच में कुछ भी वैल्यू एक एज्यूम कर लेते हैं। तो जनरली आप किसी भी बुक में देखेंगे ना तो आपको 1% एजम्पशन दिखेगा, कि जैसे अभी हम लोग निकाले 1.15 आया कैलकुलेट करने के बाद, आप एज्यूम करते हैं कि हम 1% स्टील देंगे, और इसके हिसाब से जितना भी मेरे पास कॉलम का साइज़ आएगा वो हम प्रोवाइड कर देंगे। अगर आप 1.2% एज्यूम कीजिएगा उसके हिसाब से कॉलम का साइज़ 1% वाले के मुकाबले थोड़ा छोटा हो जाएगा, क्योंकि स्टील आप ज़्यादा दे दिए तो कंक्रीट कम लगेगा। तो इस तरह से करके तो आपको जनरल एक वैल्यू याद रख लेना 1%, ये 0.8 से ज़्यादा है और 6% से कम है। अब आप आर्ग्यूमेंट करने के लिए आप ये कह सकते हैं कि हम 1 नहीं देंगे एग्जामिनर को, आप चेक करने के लिए आप 1.2% एज्यूम कर लेंगे तो भी करेक्ट है न्यूमेरिकल। आप 1.5% भी एज्यूम कर लेंगे तो भी करेक्ट है न्यूमेरिकल। जब आप 3% ले लेंगे एजम्पशन तब वो उसको सर्किल लगा देगा कि किस बेसिस पे आप 3% ले रहे हैं। कोई बेसिस भी तो होना चाहिए ना, आप 3% लोड देख के किए कि आप क्या देख के एजम्पशन लिए। इसलिए अभी आपको क्वेश्चन में लोड कितना रहेगा, 1000 होगा, 10,000 होगा, 200 होगा, वो हाई हुआ कि लो हुआ ये आपको नहीं पता है। वो तो डिपेंड करता है ना कॉलम का हाइट कितना है, कॉलम का साइज़ कितना है। आप हम 100 किलोन्यूटन को भी हैवी लोड कह सकते हैं अगर कॉलम का साइज़ सिर्फ इतना सा हो तो। हम लोग 10,000 किलोन्यूटन को भी कम बोल सकते हैं अगर कॉलम का साइज़ बहुत बड़ा हो तो इसीलिए ज़्यादा और कम का डेफिनेशन नहीं होता है। इसलिए 1% कोशिश कीजिए कि हमेशा याद रखिए कि एजम्पशन में इतना ही ले लीजिए। अब जब आप ASC को 1% लीजिएगा तो 1% किसका लीजिएगा, AG का लीजिएगा, ग्रॉस एरिया का। इसका मतलब है कि ASC कितना हो जाएगा, 0.01 AG हो जाएगा। अब आपके फॉर्मूला में ध्यान दीजिए, आपको ASC जहाँ पे भी रिक्वायर्ड होगा आप यहाँ पे 0.01 AG डाल दीजिएगा। तो टोटल क्वेश्चन क्या हो जाएगा, AG के टर्म में अननोन हो जाएगा। जैसे अभी जस्ट न्यूमेरिकल में ASC के टर्म में बना दिए थे वो AG के टर्म में हो जाएगा, उससे आपका AG निकल करके आ जाएगा। AG आ जाएगा तो अब क्योंकि आपको कॉलम डिज़ाइन करने बोला है, कोई कंडीशन नहीं बता रहा है, तो या तो सिर्फ आपको बोला होगा रेक्टेंगुलर कीजिए या सर्कुलर कीजिए। तो जब रेक्टेंगुलर बोला होगा तो आप B और D अलग अलग क्यों लेंगे, आप स्क्वायर कॉलम एज्यूम करेंगे, आपको इजी होगा कैलकुलेशन में। आपको जो भी एरिया आएगा अंडर रूट कर लेंगे कैलकुलेटर में, आपको डिसाइड हो जाएगा कि कितना का स्क्वायर कॉलम देना है। अदरवाइज 300/450 देना है या 200/420 देना है, ये चीज़ बहुत सारा रेशियो अलग अलग हो सकता है ना। तो सबसे बेस्ट है इस केस में कि स्क्वायर कीजिए। अगर फिर भी कहता है कि नहीं रेक्टेंगुलर देना होगा और विथ और डेप्थ का रेशियो 1:2 होगा, फिर आपको बता दिया वो, फिर आप क्या करेंगे कि उस जो एरिया निकलेगा उसको आप इस तरह से चूज़ करेंगे कि आपका अगर आप 300 अगर इधर आप अपना विथ लिए हैं तो 600 आपका डेप्थ हो जाएगा B और D, तब जाके वो 1:2 के रेशियो में आ जाएगा। तो इस तरह से आपको ये साइज़ वाले में आपको कैलकुलेशन आपसे करवा सकता है। आपको ये चीज़ का बस ध्यान रहना चाहिए, सिंपल कैलकुलेशन है, बस माइंड ओपन रहना चाहिए कि ये यहाँ पे सर्कुलर कह रहा है तो π/4d² = AG हो जाएगा। जो भी एरिया निकला है वो एरिया क्या होगा सर्कुलर का, π/4d², D अननोन है, D निकल जाएगा वहाँ से। स्क्वायर बोलेगा तो अंडर रूट कर लेंगे। रेक्टेंगुलर बोला अगर तो आपको वो रेशियो बताएगा कि आपको कैसा कॉलम चाहता है। हो सकता है आप 300/1000 ले लेंगे तो बहुत लॉन्ग हो जाएगा, इस तरह से, ठीक है। कैलकुलेशन करेंगे समझ में आ जाएगा वहाँ। उसके बाद जब आप ASC एज्यूम कर लिए तो AG निकल करके आ गया। उसके बाद कह रहा है कि इफेक्टिव लेंथ चेक कर लीजिए कितना है। अगर कंडीशंस प्रोवाइडेड है तो, नहीं प्रोवाइडेड है तो फिर आपको स्पैन भी अगर नहीं गिवन है तो फिर आपको ये वाला स्टेप कुछ करना ही नहीं है, क्योंकि स्पैन जब गिवन ही नहीं है, हाइट गिवन ही नहीं है, तो आप फिर चेक कैसे करेंगे। या मान लीजिए हाइट गिवन है आपको और कुछ भी नहीं बता रहा है, तो आप यहाँ पे क्या कीजिए, एज्यूम कर लीजिए कोई सा भी एक कंडीशन। तो जनरली क्या कीजिए, सिंपली सपोर्टेड ही एज्यूम कर लीजिए। सिंपली सपोर्टेड करने से फ़ायदा क्या होता है कि इसमें L इफेक्टिव बराबर L होता है। तो जो क्वेश्चन में आपको L गिवन है उसी के हिसाब से कैलकुलेशन स्टार्ट हो जाएगा। कई बार होता है कि आपको फ्लोर टू फ्लोर का डिस्टेंस जो है वो बता देगा 3 मीटर है, तो फ्लोर टू फ्लोर मतलब क्या कि आपको सेंटर टू सेंटर आपको एक फ्लोर का हाइट बता दिया, तो ये आपको क्या हो गया, अनसपोर्टेड लेंथ हो गया।
अब आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं गिवन है कि नीचे क्या कंडीशन है, ऊपर क्या कंडीशन है, सिंपली सपोर्टेड मान लीजिए, 3 मीटर का 3 मीटर रह जाएगा। आप मानने को आप यहाँ पे फिक्स्ड भी मान सकते हैं, फिक्स्ड मान लेंगे तो एल इफेक्टिव क्या हो जाएगा, ये 0.65 L हो जाएगा, यही बस एक चेंज होगा। तो इससे आपका 0.65 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वो आपका लेंथ हो जाएगा। तो आपका एजम्पशन है यहाँ पे, आप कुछ भी कर सकते हैं। वैसे क्वेश्चन में जब भी डिज़ाइन में होगा तो वो कोशिश करेगा कि वो आपका कैलकुलेशन बढ़ाना चाहेगा, तो आपको यहाँ पे ये सारी चीज़ें अननोन कर देगा, वो सॉरी मतलब बता देगा, ताकि आपका कैलकुलेशन जो है वो बढ़ जाए। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा स्टेप है, आपको बस ध्यान रखना है। सेम वही बात है कि माइंड ओपन होना चाहिए ये समझने के लिए कि नेक्स्ट हम लोगों को क्या करना है। लेंथ गिवन है तो उसका कोई तो काम होगा, तो इफेक्टिव लेंथ निकाल लीजिए। अब जब इफेक्टिव लेंथ निकाल लीजिएगा तो स्लेंडरनेस रेशियो आप निकाल सकते हैं, क्योंकि आप यहाँ पे साइज़ निकाल चुके हैं बी और डी। यहाँ पे आप L/D करके आप रेशियो चेक कर सकते हैं कि 12 से आपका कम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। क्यों करना है, क्योंकि हम लोगों को चेक करना है सिलेबस में, क्योंकि शॉर्ट कॉलम डिज़ाइन कर रहे हैं तो यहाँ पे ये वाकई में शॉर्ट कॉलम है कि नहीं। दूसरा कि यहाँ पे आप फॉर्मूला लिए हैं 0.4 FCK/AC प्लस 0.67 FY/AC, ये फॉर्मूला तो शॉर्ट कॉलम के लिए है ना। लॉन्ग कॉलम में तो अभी आपको मोमेंट वाला भी कहानी समझाए थे कि वो अगले सेमेस्टर में आएगा। तो इसका मतलब है जब ये फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं तो ये सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट कॉलम के लिए है, चाहे वो एसेंट्रिसिटी हो चाहे एसेंट्रिसिटी नहीं हो, लेकिन ये शॉर्ट कॉलम के लिए है। तो जब शॉर्ट कॉलम के लिए तो शॉर्ट कॉलम निकलेगा, ये भी तो कंफर्म करना होगा डिज़ाइन में ना। तो स्लेंडरनेस रेशियो चेक कीजिए, 12 से कम आना चाहिए। ठीक है, उसके बाद अब क्योंकि आपका सब कुछ यहाँ पे निकल गया तो मिनिमम एसेंट्रिसिटी चेक कर लीजिए। अनसपोर्टेड लाइन क्वेश्चन में गिवन था, डी आप निकाल चुके थे, चेक कर लीजिए ये कितना आ रहा है, चेक कर लीजिए ये कितना आ रहा है। और ये दोनों वैल्यू क्या आपको 0.05 डी से आपका कम होना चाहिए, क्योंकि ये कम होगा तभी मिनिमम एसेंट्रिसिटी आ रहा है, तभी ये वाला फॉर्मूला आपका लागू हो रहा है। तो ये फॉर्मूला आप स्टेप नंबर 2 में यूज़ कर लिए, और 3, 4, 5 में क्या किए, ये क्रॉस चेक करके आप बताएं एग्जामिनर को कि ये फॉर्मूला हम सही यूज़ किए हैं। ठीक है, तो इसलिए आपको है इसमें कुछ भी नहीं, आपको सिर्फ एक यहाँ पे आप लोड निकाले पीयू, स्टील आप एज्यूम कर लिए, जो स्टील आप एज्यूम किए 1% जनरली एज्यूम होता है, एजी उस हिसाब से निकल जाएगा। उसके बाद आपको सिर्फ ये चेक्स दिखाना पड़ता है, और उसके बाद आता है आपका जो अभी तक आप कैलकुलेट नहीं किए न्यूमेरिकल में, कि आपको डायमीटर ऑफ स्टील जो है आपका किसका, टाइज के लिए, ये जो है आपका, अच्छा ये अभी कॉलम के लिए है कि पहले आपका जब ASC निकल के आ गया 1% आप लिए तो आप स्टील और कॉलम का साइज़ मिल गया, अब उसमें कितना बार आप प्रोवाइड कीजिएगा। मान लीजिए आपको बहुत कम AC आया तो ऐसा नहीं है कि आपको 2 ही बार प्रोवाइड कर देना है, बहुत कम भी आया है तो उसको 4 बार में डिवाइड कीजिए। तो एक का एरिया π/4 d² इंटू 4 बराबर आपका ASC होगा। तो वही चीज़ यहाँ कह रहा है कि डायमीटर आप एज्यूम कीजिए खुद से, बस इतना याद रखना है कि 12 mm से कम का नहीं होना चाहिए, 12 mm से ज़्यादा का होना चाहिए। क्यों, क्योंकि IS कोड का क्लॉज है। ठीक है, और आपको नंबर ऑफ बार जो है <4 और <6 नहीं होने चाहिए रेक्टेंगुलर और सर्कुलर के हिसाब से। कुल मिलाकर के IS कोड का क्लॉजेज ही आपको याद होना चाहिए डिज़ाइन के स्टेप्स में। आप अभी तक पढ़ते हुए आए हैं, 2 लेक्चर जो आप थ्योरी का पढ़े हैं उसमें ये सारी चीज़ें याद भी हो गई होंगी, बस हम आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं कि पहले कौन सा करना है, सेकेंड कौन सा करना है, क्योंकि सब चीज़ें एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। उसके बाद आपको टाइज के लिए एक डाया एज्यूम कर लेना है एज पर कोडल प्रोविज़न। क्या है कोडल प्रोविज़न, कि आपका डाया बाई 4 और 6 mm ये गिवन था, इन दोनों में से जो मैक्सिमम होगा वो आपका डाया ऑफ टाई, ये है डाया ऑफ बार, लार्जेस्ट डाया ऑफ बार डिवाइड और 6 mm, दोनों में से जो ग्रेटर होगा वो डाया ऑफ क्या हो जाएगा, टाइज हो जाएगा। तो ये है कोडल प्रोविज़न, उसके हिसाब से ये आपको निकाल लेना है। और जब आप ये निकाल लिए डाया ऑफ टाइज, तो आप उसके बाद कितने स्पेसिंग पे देना है, पिच जिसको कहते हैं, वो पिच आप यहाँ से कैलकुलेट कर लीजिए। 16 इंटू जो स्मॉलेस्ट डायमीटर ऑफ बार है किसका, लॉन्गिट्यूडनल बार, यहाँ पे लिख देते हैं लॉन्गिट्यूडनल बार, ये वाला जो आप प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर आप फॉर एग्जांपल यहाँ पे 20 और 16 का प्रोवाइड किए तो यहाँ पे क्या है 16 वाला लेना है, स्मॉलेस्ट वाला, तो 16 इंटू 16 कर लेंगे एक स्पेसिंग। लीस्ट लेटरल डायमेंशन आप स्टेप नंबर 2 में निकाल चुके हैं, और 300 mm तीनों में से जो कम आएगा वो आपका क्या हो जाएगा, टाइज का पिच हो जाएगा। तो यही टोटल 8 स्टेप्स आप थ्योरी में पढ़े थे, यही आपका डिज़ाइन का स्टेप्स है। अब हम लोग डिज़ाइन का न्यूमेरिकल करेंगे, और फिर उसके बाद आपका ये जो यूनिट नंबर 5 है ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, बहुत सिंपल है, कुछ इसमें ऐसा याद करने लायक चीज़ नहीं है, सब चीज़ें लास्ट वाले क्लास में डिस्कस हो चुकी थी, बस उसको प्रॉपर तरीके से लिख दिया और आपके नोट्स में लिखा हुआ है, ताकि आपको याद रहेगा। एग्जाम में कई बार ये थ्योरी क्वेश्चन भी पूछ लेता है कि राइट डाउन द डिज़ाइन स्टेप्स ऑफ एक्सियली लोडेड शॉर्ट कॉलम, तो ये है आपका डिज़ाइन स्टेप्स। ठीक है, तो इसको थ्योरी के हिसाब से भी याद कर लीजिए। अब हम लोग न्यूमेरिकल में चलते हैं।
अब 6 क्वेश्चन देखिए, डिज़ाइन ए शॉर्ट कॉलम टू कैरी एन एक्सियल लोड ऑफ 800 किलो न्यूटन, यूज M20 कॉन्क्रीट Fe415 स्टील, इफेक्टिव लेंथ ऑफ कॉलम इज 3 मीटर। अब इस क्वेश्चन में क्या करता है कि जनरल में आपको मोटा मोटा में कुछ आइडिया दे देता है सारी चीज़ों का, लोड बता दिया, ग्रेड बता दिया, लेंथ बता दिया, अब बाकी सारी चीज़ें आपके ऊपर छोड़ देता है। तो डिज़ाइन के क्वेश्चन में तो हम लोग यही करते ही आए हैं, बीम में भी किए हैं। तो डिज़ाइन का जैसे ही वर्ड आया तो सारे IS कोड के जो क्लॉजेज हैं, जो कंडीशंस हैं, वो सब दिमाग में घूमना शुरू हो जाना चाहिए। अब इसमें क्या क्या चीज़ इंपॉर्टेंट होता है, जैसे परसेंटेज ऑफ स्टील है, ये कितना से 0.8 से 6% के बीच में रख सकते हैं। कवर कितना रख सकते हैं, 40 mm का रख सकते हैं। उसके बाद डायामीटर ऑफ टाइज कितना हो सकता है, उसका 2 कंडीशन दिया हुआ है कि आपको लार्जर डाया बाई 4 या फिर 6 mm, इन दोनों में से आपका जो भी आपका ग्रेटर वाला वैल्यू होगा उससे आपका ज़्यादा रखना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद स्पेसिंग ऑफ टाइज के लिए भी आपको ऑप्शन दिया हुआ है 16 इंटू डाया ऑफ बार, लीस्ट लेटरल डायमेंशन और 300 mm। इनमें से जो भी आपका लेसर होगा वो वाला आपका मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ों को अब आपको दिमाग में घुमाना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन में कहीं पे भी ये गिवन नहीं है और इसके लिए कोई डेटा जो है वो आपको प्रोवाइडेड रहता नहीं है। तो ये जो हम आपको अभी सारे स्टेप्स लिखाए थे वो स्टेप्स आपको इसलिए याद रखना है क्योंकि अब स्टेप्स एक एक करके तो आपको चलो कुछ पहले याद आएगा, कुछ बाद में याद आएगा, लेकिन फॉर्मूला और जो इंपॉर्टेंट वैल्यूज़ है वो याद ही नहीं आएगा, तो आप वैल्यूज़ कैसे निकालेंगे न्यूमेरिकल में। इसलिए आपको वो स्टेप्स आपको थ्योरी की तरह से आप रट लीजिए और फिर न्यूमेरिकल की तरह से उसको यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं। अब बोल रहा है डिज़ाइन है शॉर्ट कॉलम, तो शॉर्ट कॉलम में ये नहीं बोला सर्कुलर है कि रेक्टेंगुलर है कि स्क्वायर है, तो ऑब्वियसली आप सबसे ईजीएस्ट मेथड अप्रोच करना चाहिएगा। आप वहाँ पे एजम्पशन में लिखिएगा भी कि क्योंकि मेंशन नहीं है, आपके एग्जाम में हो सकता है मेंशन देगा कि आपको स्क्वायर करना है कि रेक्टेंगुलर करना है। रेक्टेंगुलर देगा तो फिर आपको उसका कुछ स्टोरी समझाएगा, क्योंकि आप कितना रेक्टेंगुलर, आप ऐसा भी रेक्टेंगुलर ले सकते हैं, आप ऐसा भी रेक्टेंगुलर ले सकते हैं, तो वो कौन से टाइप का रेक्टेंगुलर दे रहा है तो कुछ ना कुछ रेशियो बताएगा। तो इसलिए रेक्टेंगुलर देने का चांसेस हो जाता है थोड़ा कम। अगर रेक्टेंगुलर देना होगा उसको तो वो क्या करेगा कि इसी शॉर्ट कॉलम में लिख देगा कि 300 बाई 450 mm, कॉलम का साइज़ बता देगा और उसको बोलेगा कि उसमें इतना लोड 800 किलोन्यूटन आ रहा है। तो कॉलम का साइज़ बता दिया तो वो वाला स्टेप यहाँ पे आपका क्या होगा, बच जाएगा। हम 2 न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, एक डिज़ाइन वाला ये वाला करते हैं जिसमें बहुत कम इन्फॉर्मेशन गिवन रहता है, और एक इसके बाद वाला कर देते हैं सेम इसी तरह से होगा, उसमें कॉलम का साइज़ बता देगा और उसमें क्या करेंगे, उसको रेक्टेंगुलर कर देंगे। इस वाले को हम एजम्पशन ले लेते हैं कि ये मेरा स्क्वायर होने वाला है, क्योंकि दोनों के स्टेप्स में थोड़ा थोड़ा सा चेंज आएगा, तो इसलिए यहाँ पे जब हम लिखेंगे तो हम एज्यूम करके लिखेंगे आपको कि यहाँ पे क्योंकि मेंशन नहीं है ज्योमेट्री तो हम लोग स्क्वायर कॉलम एज्यूम कर रहे हैं। इससे आसानी क्या होगा कि जो टोटल एरिया निकल करके आएगा उसको हम अंडर रूट कर देंगे तो मेरा एक स्क्वायर का साइड निकल के आ जाएगा। तो कॉलम का एक साइड निकल गया तो चारों साइड मेरा क्या होगा, बराबर ही रहेगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कैसे करना है, सबसे पहले गिवन कंडीशन, गिवन कंडीशन में आपको जो भी चीज़ लिखा है सेम वापस लिख देते हैं। हम लोगों को गिवन है एक्सियल लोड ऑफ 800 किलोन्यूटन, ये नहीं लिखा है कि ये फैक्टर है या क्या है, हम इसको मानेंगे P है। ये P कितना है, 800 किलोन्यूटन, क्योंकि लिमिट स्टेट मेथड पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे हर हाल में अल्टीमेट फैक्टर्ड ये सब कुछ भी लिखा होना है, नहीं लिखा है मतलब 800 किलोन्यूटन क्या है, वर्किंग मान लीजिए। अब इसको 1.5 इंटू 800 कर देंगे तो PU हम लोगों को मिल जाएगा 1200 किलो न्यूटन। एक काम हो गया। अब M20 Fe415 स्टील है, तो M20 और Fe415 ये 2 कंडीशन है हम लोगों के पास। इफेक्टिव लेंथ L इफेक्टिव दिया हुआ है 3 मीटर। ज़्यादातर उम्मीद कीजिए कि आपको एल इफेक्टिव ही क्वेश्चन में आएगा, क्योंकि आपके लेवल पे अभी इतना कॉलम के लेंथ में आगे बढ़ने के लिए उतना नहीं जाएगा कि लेंथ का सपोर्ट कंडीशन ऐसा है तो उसके हिसाब से हम लोगों का कौन सा होगा। तो क्वेश्चन में वैसा कंडीशन नहीं देगा कि आपको 0.65 L लेना है या 1 L लेना है या 2 L लेना है, ये सारे कंडीशंस आपके लेवल पे नहीं आने वाले। ठीक है, नॉलेज होना चाहिए कि जब लेंथ यहाँ पे नहीं दिया हो इफेक्टिव, कह दे कि अनसपोर्टेड लेंथ है तो इफेक्टिव लेंथ कैसे निकालेंगे वो पता होना चाहिए, लेकिन आपको आएगा नहीं। वो IS कोड के क्लॉज के हिसाब से आपको ऑब्जेक्टिव भले ही पूछ सकता है, आपको SSC में पूछ सकता है, फिलहाल न्यूमेरिकल में वो चीज़ नहीं पूछेगा, इसलिए अननेसेसरी करा भी नहीं रहे। ठीक है, तो इफेक्टिव लेंथ हमको दे दिया है। अब अगर हम सबसे पहले अप्रोच का सोचें कि क्या होना चाहिए अप्रोच, अगर हम गिवन कंडीशन को देखेंगे तो हमको कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं मिलने वाला है, क्योंकि अगर हम PU का कोई फॉर्मूला लगाएंगे तो वो फॉर्मूला लगाने के लिए अभी हमको यहाँ पे जैसे मान लीजिए हम 0.4 FCK AC
प्लस 0.67 FY ASC, ये लगाएंगे तो मेरे पास ASC का भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, AC का भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, सिर्फ मेरे पास PU गिवन है। तो यहाँ पे हम लोग एक एजम्पशन से काम कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम सोचते हैं कि हम पहले इसेंट्रिसिटी से निकालते हैं, तो इसेंट्रिसिटी क्या होता है, L/500 प्लस D/30। अब आपको L पता है, आपको D नहीं पता है, इसका मतलब क्या है, कॉलम साइज आपके पास मिसिंग है। अब कॉलम साइज निकालने के लिए आपको, इसका मतलब है ये वाला जो स्टेप है ये आपका अभी तो आप यूज़ कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको कॉलम का साइज चाहिए D, और D चाहिए, इसका मतलब है कॉलम साइज कहाँ से आएगा, इस वाले फॉर्मूला में से आएगा। इसका मतलब है कि इस स्टेप के लिए भी पहले यही स्टेप आना चाहिए। एग्जाम में स्टेप ज़रूरी नहीं है याद रखना है, हम वही तरीका समझा रहे हैं कि कैसे अभी हम भी अगर समझना चाहें कि पहला स्टेप क्या होना चाहिए, तो हमको ई वाला फॉर्मूला मान लीजिए हमको याद आया, हम यहाँ पे पुट करके चेक कर लेते हैं कि ई वाला फॉर्मूला अगर लिखते हैं तो मेरे पास क्या सारा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, L अवेलेबल है 530 तो वैल्यू है, D अवेलेबल नहीं है। D कहाँ से आएगा, क्वेश्चन यहाँ से राइज होता है, तो D आएगा, कॉलम साइज है ये, तो इसका मतलब कॉलम का एरिया चाहिए, कॉलम का एरिया यहाँ और यहाँ ये स्टील और कंक्रीट को मिलाएंगे तो ग्रॉस एरिया कॉलम का बन जाएगा। अब इस वाले फॉर्मूला को यूज़ करने के लिए PU गिवन है, FCK गिवन है, FY गिवन है, AC और ASC का हम लोगों को पता नहीं है। अब एरिया ऑफ कॉलम निकालने के लिए मेरे पास PU वाला तो फॉर्मूला है, दो फॉर्मूला है मेरे पास, एक प्योर एक्सियल वाला और एक आपका इसेंट्रिसिटी वाला, मिनिमम इसेंट्रिसिटी के साथ। अब यहाँ पे एक्सियल तो लिखा है लेकिन प्योर एक्सियल नहीं लिखा है। अब एक्सियल ये भी तो हो सकता है ना, ये आपका कॉलम का ये सेंटर है, इसका हम आपको बताए थे कि इतना दूर का जो कुछ जोन होता है इसको हम लोग कहते हैं कर्ण। इस कर्ण के अंदर में जो भी लोड पड़ता है वो क्या करता है, वो एक्सियल ही इफेक्ट देता है। इसके आगे कहीं बाहर में लोड पड़ेगा, यहाँ यहाँ यहाँ, तब ना यूनी एक्सियल और बाई एक्सियल वाला कहानी आएगा कि अब लोड के साथ साथ एक मोमेंट भी आ रहा है। अब वो मोमेंट आ रहा है तो फिर उस मोमेंट के लिए बीटेक में आपका आगे पढ़ाया जाता है उस चीज़ को, ठीक है। तो हम लोगों को ये तो पता है कि एक्सियल है लेकिन प्योर एक्सियल नहीं लिखा है, तो प्योर एक्सियल नहीं लिखा है तो दोनों में से कौन सा केस होगा, तो वो सारा जो एजम्पशन है वो यहाँ से अब आपका स्टार्ट होता है। अब जब आप यहाँ पे आंसर लिखेंगे सबसे पहला, तो आप लिखेंगे यहाँ सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, आपको एज्यूम कर लेना चाहिए कोई एक चीज़। हम लोग क्या एज्यूम करेंगे, हम लोग ASC एज्यूम कर लेते हैं। अब क्यों ASC चुने एज्यूम करने के लिए, क्योंकि ASC के लिए IS कोड एक कंडीशन बता दिया है ना कि 0.8% से लेकर के 6% के बीच में आपका स्टील होगा। अब यहाँ से एक वैल्यू का एक रेंज मिल गया, तो एजम्पशन अगर हम इसके बीच का कोई यहाँ का वैल्यू ले लेते हैं तो आगे हम उसको वेरीफाई कर सकते हैं ना कि ये मेरे रेंज में सही से लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, एक चीज़। दूसरा कि हम लोग कॉलम में 0.8 से 6% तक स्टील दे सकते हैं। आप जितना स्टील दीजिएगा उस हिसाब से कॉलम का साइज़ कम या ज़्यादा होगा। आप AC बढ़ा दीजिएगा तो कॉलम का जो कंक्रीट है वो कम लगेगा, आप AC कम रखिएगा तो कॉलम का कंक्रीट जो है वो आपका ज़्यादा लगेगा। तो आपको अभी उस पर नहीं जाना है कि किसका कॉस्ट ज़्यादा है किसका कॉस्ट कम है, अभी आप इसमें से कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो 0.8 से लेकर के 6 के रेंज में कोई भी परसेंटेज ऑफ स्टील आप चुन लीजिएगा, वो आपका एजम्पशन हो जाएगा। अब इसमें हम आपको बताए थे कि जनरली जो हम लोग इंडिया में अभी जो इतने भी आप टेक्स्ट बुक्स में आप न्यूमेरिकल्स देखेंगे वहाँ जनरली आपको 1% जो है ये एज्यूम किया जाता है, और कोशिश भी किया जाता है कि 1% 1.5% से ज़्यादा का स्टील जो है वो कॉलम में नहीं प्रोवाइड करना पड़े। एक तो कॉस्टली होता है और दूसरा कि वहाँ पे साइड पे प्रैक्टिकल में प्रॉब्लम होता है। तो एजम्पशन जो कर रहे हैं, अगर आप मान लीजिए 2.5% का भी एजम्पशन कर लिए, टेक्निकली ये रॉन्ग नहीं है क्योंकि आप 2.5% लीगल है, आप एज्यूम कर सकते हैं, बट स्टैंडर्ड आपको वैल्यू हम बताए, स्टैंडर्ड के लिए हम आपको साइड वाला लॉजिक दिए कि 1% का जो वैल्यू लिया जाता है उसके पीछे का रीज़न यही होता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, लिखेंगे लेट अस एज्यूम परसेंटेज ऑफ स्टील इन कॉलम एज 1%। अब 1% हम यहाँ पे लिख के बता दिए उसको। अब यहाँ से मेरा ASC, देयरफॉर ASC इज इक्वल टू, अब 1% क्या होता है, मतलब अगर हम 1% बोल रहे हैं, 1% मतलब क्या, 1% पूरे इस कॉलम के एरिया का ना, इसका हम लोग 1% स्टील देंगे, 2% स्टील देंगे, रिमेनिंग 98 क्या होगा, कंक्रीट होगा। तो हम लिख सकते हैं कि ASC जो है वो 0.01 AG के बराबर हो जाएगा। ग्रॉस एरिया का 1% क्या होगा, 1% को न्यूमेरिकल वैल्यू में कन्वर्ट किए डेसिमल में तो 0.01 हो गया।
तो ए सी क्या हो गया 0.01 AG के बराबर हो गया। तो ए सी मेरा क्या हो गया 0.99 AG हो गया। मतलब अगर हम स्टील 1% दे रहे हैं, ये 4 स्टील बराबर 1% है, तो रिमेनिंग कंक्रीट बराबर कितना होगा एजी का 99% होगा। तो एसी का वैल्यू भी आ गया 9.99 एजी। अब ये दोनों कन्वर्ट हो गए सिर्फ एक एजी के टर्म में। अब हम यहाँ पे लिखेंगे ऑल्सो एज्यूमिंग मिनिमम इसेंट्रिसिटी। मतलब ये नहीं कह रहे हैं कि प्योर ज़ीरो आपको इसेंट्रिसिटी आएगा, हम अभी क्या एज्यूम कर रहे हैं कि हम लोग अभी मिनिमम इसेंट्रिसिटी एज्यूम कर रहे हैं। अब मिनिमम इसेंट्रिसिटी एज्यूम करने का मतलब क्या हुआ कि आपका फॉर्मूला जो है वो एक आप डिसाइड कर लिए कि पीयू के लिए आप कौन सा वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। अब ये चीज़ आपको लास्ट में चेक करके दिखाना पड़ेगा कि आप जो मिनिमम इसेंट्रिसिटी बोले क्या वो मिनिमम इसेंट्रिसिटी सही है या फिर वो प्योर एक्सियल वाला केस होता। आप ये फॉर्मूला कैसे ले लिए, बाद में इसको चेक करके तो बताना पड़ेगा ना। अभी तो एजम्पशन है, अभी एजम्पशन पे ले रहे हैं, तो आगे हम लोग इसको क्रॉस चेक करके आपको दिखाएंगे सॉल्व करके कि मेरा यही वाला एजम्पशन राइट हुआ या रॉन्ग हो गया। तो जब मिनिमम इसेंट्रिसिटी बोले तो पीयू का फॉर्मूला क्या हो जाता है 0.4 FCK AC प्लस 0.67 FY ASC। अब ये फॉर्मूला लाने का मेरे पास लॉजिक आ गया यहाँ से। अगर हम ये दो लाइन नहीं लिखे होते तो मेरे पास ये लॉजिक नहीं बनता कि हम अचानक से यही फॉर्मूला कैसे यूज़ कर लिए। ये हम यहाँ पे क्लियर बता दिए एज्यूम वर्ड लिख करके, ठीक है। अभी हमको भी नहीं पता ये सही है कि गलत है, आगे चेक कर लेंगे। अब ये फॉर्मूला में मेरे पास अब सारी चीज़ें नोन है। अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सब AC को रिप्लेस कर दे 0.99 AG से, ASC को रिप्लेस कर दे 0.01 AG से, बाकी सारे नोन है मेरे पास, AG मेरा निकल के आ जाएगा। वही करते हैं। PU कितना है 1200 इंटू 10⁻3, इसको न्यूटन में कन्वर्ट कर देते हैं क्योंकि यहाँ पे FCK हम लोगों का न्यूटन पर mm स्क्वायर होता है, ठीक है। यूनिट का ध्यान रखना है 0.4, FCK है 20, AC है 0.99 AG प्लस 0.67 FY 415 और ASC है 0.01 AG। तो AG आ जाएगा 149.53 के आसपास। चेक कर लीजिएगा आप लोग अपना अपना वैल्यू कैलकुलेटर में, इतना mm स्क्वायर, ठीक है। अब एरिया तो mm स्क्वायर में आएगा क्योंकि हम यहाँ पे न्यूटन में, यहाँ बाकी सारे न्यूटन पर mm स्क्वायर में कर दिए थे, तो mm स्क्वायर में आ गया। इसको अब अगर हम ये मेरे पास AG है, अब ये AG क्या है ग्रॉस एरिया ऑफ कॉन्क्रीट। अभी हम इसमें एज्यूम किए हैं कि 1% स्टील दिए, 99% कॉन्क्रीट दिए। अभी ये एजम्पशन सही है गलत है अभी ये सब की बात नहीं हो रही है। स्टील वाला तो चलो आप 1% को आप सही मान सकते हैं क्योंकि अब जो कॉलम का साइज आया है वो 1% के हिसाब से आया है। अगर आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो वो हो सकता है 1.2% एज्यूम कर लेंगे, उनका कॉलम का साइज उस हिसाब से आएगा। यहाँ 1.2 हो जाएगा तो यहाँ पे 0.98 हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको AG वैल्यू आ गया। अब आपको यहाँ पे निकालना है साइड्स ऑफ कॉलम। तो हम लोग कॉलम का साइड्स डिसाइड कर लेते हैं। यहाँ लिख देते हैं एज्यूमिंग स्क्वायर कॉलम, क्योंकि क्वेश्चन में ये भी नहीं लिखा हुआ था तो हम ये भी यहाँ पे लिख दिए कि हम स्क्वायर कॉलम मानेंगे। तो जब हम स्क्वायर कॉलम मानेंगे देयरफॉर साइड्स ऑफ कॉलम इज इक्वल टू अंडर रूट AG। अब AG कितना था 149.53, तो ये आ जाएगा 334.8 mm। अब ये आपके कॉलम का स्क्वायर कॉलम का साइज निकला 334। आप जनरली 334.8 देख के क्या प्रोवाइड करना चाहेंगे, तो आप यहाँ लिखेंगे देयरफॉर प्रोवाइड ए स्क्वायर कॉलम ऑफ साइज 350 mm, क्योंकि 334.8 के लिए परफेक्ट स्क्वायर शेप जो आपको लेना चाहिए क्या लेना चाहिए 50 के रेंज में लेना चाहिए, 300, 350 या फिर 325, 375। तो आपका 334 के ऊपर आपको क्या मिलेगा 350 मिलेगा। तो आप यहाँ पे एज्यूम किए कि आपका कॉलम का साइज 350 हो गया। बार बार बता रहे हैं ये हुआ आपको इस 1% के हिसाब से। अब आप में से 1.2, 1.5 भी ले सकते हैं, आपको कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है।
एजम्पशन ही है, IS कोड के लिमिट के अंदर में है और जनरली 1 से 2% के रेंज में ही एज्यूम किया जाता है। हम 1% का मान के चल रहे हैं। अब वो मेरे लोड पे डिपेंड करता है ना, मेरा लोड 1200 किलो न्यूटन का है। अब इसमें अगर मेरा साइज़ 350 ही mm आ रहा है तो सफिशियंट है, बहुत ज़्यादा बड़ा साइज़ का भी कॉलम नहीं हुआ, बहुत छोटा भी नहीं हुआ। अगर यही लोड मेरा 1200 के बदले 5000 किलो न्यूटन रहता तो हो सकता है हम स्टील 1% के बदले 2% मांगते और फिर मेरा कॉलम का साइज़ भी उसी रेंज में आपको आ जाता। तो ये सब चीज़ अभी फ़िलहाल अगर आपको नहीं भी समझ में आए कि एज्यूम करने के लिए लॉजिक क्या लेना है, तो आप अभी भी सिर्फ इतना सा बात समझिए कि आप 1% को एज्यूम कर लीजिए, स्टैंडर्ड वैल्यू है, और उसके हिसाब से जो भी आपका साइज़ आ जाए कॉलम का। ठीक है, तो ये हो गया मेरा स्क्वायर कॉलम का साइज़ आ गया 350। अब हम यहाँ पे एज्यूम किए थे मिनिमम इसेंट्रिसिटी, तो हमको यहाँ पे चेक करके बता भी देना चाहिए, इसेंट्रिसिटी चेक लगा देना चाहिए। तो हम यहाँ पे लगाएंगे चेक फॉर इसेंट्रिसिटी। अब इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, ई मिनिमम, ये L/500 प्लस D/30। अब ये होता है दो इस तरह से, डी एक्स यहाँ पे लिखा रहता है और उसके बाद ये ई एक्स मिनिमम के लिए होता है, और फिर ई वाई मिनिमम की बात करेंगे तो उसके लिए भी फॉर्मूला हो जाता है L/500 प्लस, अब ये डी वाई हो जाता है, डी वाई यहाँ पे ये डी एक्स हो जाता है, ये फॉर्मूला हो जाता है। ये कब यूज़ करेंगे, जैसे ही यहाँ पे आप रेक्टेंगुलर कॉलम एज्यूम करेंगे। ये एरिया मिला आपको, इस एरिया को आप 1:2 के रेशियो में भी अगर आप डिवाइड कर दिए खुद से ही, मान लीजिए क्वेश्चन में नहीं गिवन है, आपको कैलकुलेशन दिखाने का मन है, आप एज्यूम किए कि अगर हम एक साइड को डी एक्स को 1 लेंगे तो डी वाई को हम 2 के रिस्पेक्ट में लेंगे। ये आप खुद ही एज्यूम कर लिए, यहाँ पे लिख दिए, और आप इसको कर दिए रेक्टेंगुलर कॉलम। तो अगर रेक्टेंगुलर कॉलम कर दिए तो यहाँ पे आपको दोनों डायरेक्शन में चेक करना पड़ेगा। एक मान लीजिए आपका निकला 300 और दूसरा साइड निकला आपका 600, तो 300 वाले में भी पहले चेक कीजिए कि इसेंट्रिसिटी मिनिमम होना चाहिए, और 600 वाले साइड में भी चेक कीजिए। अब यही जब आप स्क्वायर कॉलम कर लेते हैं तो न्यूमेरिकल आपका क्या हो जाता है, ईजी हो जाता है, फिर आपके साथ ये सब प्रॉब्लम नहीं रहता है। ठीक है, तो ये हो गया मेरा फॉर्मूला। तो अब हमको ये दो फॉर्मूला तो चेक करना नहीं है, क्योंकि हम लोगों को तो चेक करना है सिर्फ एक फॉर्मूला, क्योंकि हम लोगों का स्क्वायर है और स्क्वायर में दोनों साइड जो है वो आपका बराबर होता है। तो हम लोगों का सिर्फ ये वाला फॉर्मूला रहेगा, इसमें वैल्यूज़ को पुट कर दीजिए। एल है हम लोगों का 3 मीटर था, तो 3000 डिवाइडेड बाई 500 प्लस डी है 350 डिवाइडेड बाई 30, तो ये हो जाएगा 17.66 mm। अच्छा, इसका एक चेक भी लगाना है, ये है L/500 प्लस D/30 और 20 mm। ये दो कंडीशन होता है इसेंट्रिसिटी के लिए, यहाँ लिख देना है विच एवर इज ग्रेटर। तो हम लोगों का एक वैल्यू आया है 17.66 और दूसरा वैल्यू आया है 20 mm। देयरफॉर ई मिनिमम इज इक्वल टू 20 mm। इतना हम लोगों का इसेंट्रिसिटी आ सकता है। अब इसको किससे चेक करेंगे, 0.05D से भी चेक करना है मैक्सिमम वाले वैल्यू से। तो 0.05D पहले यहाँ पे साइड में चेक कर लीजिए। 0.05 इंटू डी कितना है, 350, ये कितना हो जाएगा 17.5 mm। तो ये क्या है, लेस देन 0.05D है। ठीक है, मतलब मैक्सिमम वैल्यू इसेंट्रिसिटी का कितना आ सकता है, ई एक्स जो मिनिमम है वो मैक्सिमम कितना जा सकता है, वो 17.5 जा सकता है। यहाँ पे ब्रैकेट में लिख दीजिए 17.5 mm। इसका मतलब आपको यहाँ से क्या समझ में आया कि आपका मिनिमम इसेंट्रिसिटी जो है वो मैक्सिमम वाले वैल्यू से ज़्यादा आ रहा है। इसका मतलब है कि ये एक मोमेंट बन जाएगा। अब ये इसेंट्रिसिटी इतना कम नहीं है कि इसको इग्नोर किया जा सके, इसकी वजह से एक मोमेंट जनरेट हो जाएगा। अब ये वाला केस तो आपका होना नहीं चाहिए, आपका होना चाहिए कि ये लेस देन होना चाहिए। ये लेस देन तो नहीं निकला ना, ये तो आप मान के चलते हैं कि लेस होना चाहिए, ये तो ग्रेटर निकल गया ना। अब ये हो गया आपका एक फेलियर का केस। अब आपका न्यूमेरिकल यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा अगर आप इसी साइज़ को फाइनल करके आगे बढ़ गए तो। अब यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, देयरफॉर, या फिर पहले इस तरह से लिखिए, सिंस ई मिनिमम is greater than 0.05D, we need to revise the design। अब हम लोगों को डिज़ाइन को जो है वापस से चेक करना पड़ेगा कि कहाँ पे हम लोगों का गलती हो रहा है। गलती हो रहा है हम लोगों का, इसेंट्रिसिटी हम लोगों का ज़्यादा आ जा रहा है।
तो 0.05 डी का जो वैल्यू होगा उससे आपका कम आना चाहिए, मतलब 17.5 से आपका इसेंट्रिसिटी कम आना चाहिए। अब आपके पास ये दो इसेंट्रिसिटी है 17.66 और 20, इसमें से आप किसको मान के चलते हैं? 20 को मान के चलते हैं। इसका मतलब है कि आपका ये वाला रेंज को आप बढ़ा दें, अगर 17.5 के बदले अगर ये 20 mm से ग्रेटर का वैल्यू दे दे या इक्वल का भी वैल्यू दे दे, तो माना जाएगा कि इस कॉलम में अगर आपको ये वाला पोर्शन कर्ण है तो इस पोर्शन के अंदर आपका इसेंट्रिसिटी इसी वाले लाइन पे आ रहा है, तो भी वो इसी वाले बॉक्स के अंदर में कंसीडर किया जाएगा। तो शॉर्ट कॉलम आपको मिनिमम इसेंट्रिसिटी वाले केस में आ जाएगा। तो मतलब है कि आपको इसको बढ़ाना है, बढ़ा करके 20 पहुंचाना है। तो 0.05 तो वही रहेगा, आप डी को बढ़ा दीजिएगा तो ये वैल्यू बढ़ जाएगा। इसका मतलब है कि यहाँ पे अगर आप साइज़ को बढ़ा करके 350 के बदले 400 ले लीजिएगा तो 0.05 डी कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। और यहाँ मिनिमम कितना आ रहा है? 20 आ रहा है, तो बराबर हो जाएगा। मतलब है कि फिर आपका ये यूनी एक्सियल वाला केस नहीं बनेगा, आपको नॉर्मल एक्सियल कॉलम वाला ही केस रहेगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कॉन्सेप्ट कि कॉलम में 3 तरह से केस हो सकता है। एक्सियल हो सकता है लोड, एक हो सकता है एक्सियल प्लस उसमें एक मोमेंट आएगा, तो मोमेंट किस तरह में? एक डायरेक्शन में आएगा, तो एक डायरेक्शन में आपका यहाँ पे मोमेंट आ जाएगा। और एक होगा एक्सियल प्लस मोमेंट इन एक्स और मोमेंट इन वाई, दोनों आ जाएगा। ये जो मोमेंट आता है ये क्यों आता है? ये जैसे ही आपका इसेंट्रिसिटी जो है वो जैसे आपका लोड यहाँ पड़ा, अब इसको हम जब सामने से ऐसे बना रहे हैं तो ये मेरे कॉलम का सेंटर है, इलिवेशन बना रहे हैं इसका, और ये लोड यहाँ पड़ रहा है, तो यहाँ पड़ रहा है तो ये वाले डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? इसेंट्रिसिटी बोलते हैं। ये लोड पड़ रहा है तो ये इस कॉलम के सेंट्रल इस एक्सिस पे क्या बनाएगा? एक मोमेंट बनाएगा ना, उसका वैल्यू क्या हो जाएगा? P इंटू ई हो जाएगा। हमको इस ई को कैलकुलेशन में लाना नहीं है, अगर लाए तो मोमेंट बन जाएगा। मोमेंट बन गया तो आपका हो जाएगा दूसरा यूनिट, फिर आपका जो यूनिट 5 आप पढ़ रहे हैं वो खत्म हो जाएगा। आपका यूनिट 5 सिर्फ और सिर्फ एक्सियल का बात कर रहा है। तो अब आप इस क्वेश्चन को कैसे उठा करके लाएंगे अपने, क्योंकि आप जो एजम्पशन लिए थे, आप 1% का एजम्पशन लिए थे, आप 1.5% का लेते तो कॉलम का साइज और कम हो जाता। अब आप 1% से कम लेते तो 0.8% हो जाता, उससे कम तो नहीं जा सकते हैं। आप 0.8% से भी चाहें तो इस वैल्यू को आकर के चेक कर सकते हैं। हर हाल में यहाँ पे जब आपका आंसर आएगा हो सकता है 334 नहीं आकर के 354 आ जाएगा, साइज थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा। स्टील अगर आप थोड़ा कम कर देंगे तो एरिया बढ़ जाएगा कंक्रीट का ना, तो उसके हिसाब से आपका टोटल रिक्वायरमेंट जो है वो हो सकता है ज़्यादा हो जाएगा। तो भी तो आपके दिमाग में आएगा ना कि 375 प्रोवाइड कर देते हैं। अब यहाँ से ये समझ में आ गया ना कि अगर आप 375 भी देंगे तो ये 0.05 इंटू 375 ये आपको 19 के आसपास आपका mm का वैल्यू आएगा। फिर भी आपका ई मिनिमम कितना है? 20 mm है। तो हर हाल में आपको इसको क्रॉस करना है या इक्वल करना है, तो आपको यहाँ पे कॉलम का साइज़ 400 लेना है। तो स्टेप को जब चेंज किया जाता है, जैसे रीडिज़ाइन जब हम लिखते हैं कि अब हम लोगों को यहाँ पे रीडिज़ाइन करना पड़ेगा, तो रीडिज़ाइन कहाँ से करना पड़ेगा? अब आपको ये चीज़ समझ में आ गया कि आपको इस वाले स्टेप को अगर आप दोबारा चेंज कर देंगे, यहाँ वैल्यू बढ़ा देंगे, तो यहाँ पे ये वाला चीज़ ओके हो जाएगा। अब दोबारा इसको फिर सॉल्व नहीं करना है, यहाँ पे लिख देना है देयरफॉर अडॉप्ट कॉलम साइज इज इक्वल टू 400 mm। अब यहाँ पे हम रेड से लिख दिए, मतलब है कि आपका ये वाला फाइनल हो गया कि अब आप कॉलम साइज 400 mm ले रहे हैं। और देयरफॉर 0.05 d इज इक्वल टू 0.05 इंटू 400 इज इक्वल टू 20 mm। अब ये 0.05 कितना आ गया? 20 mm आ गया, विच इज इक्वल टू क्या है? ई मिनिमम। देयरफॉर ओके। अब मेरा कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई हो गया, मतलब अब मेरा कॉलम का साइज 350 के बदले बढ़ करके 400 mm यहाँ पे मेरा आ गया। अब इसको हम बॉक्स में लगा देते हैं आपको। अब क्या क्या बॉक्स में रखना है वो हम यहाँ पे बना देते हैं, आपको याद आ जाएगा कि ये वैल्यूज जो है इंपॉर्टेंट है। ये आप एक निकाले फाइनल वैल्यू, ई मिनिमम आप निकाल चुके थे, इसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं, ये फाइनल वैल्यू, ठीक है। ये बता तो क्योंकि चेंज हो गया इसलिए इसको बॉक्स में नहीं डाल रहे हैं, क्योंकि जब एग्जामिनर कॉपी चेक करेगा तो वो ढूंढेगा कि जैसे अक्सर जो बुक्स में भी आप देखेंगे ना, तो आप देखेंगे कि आपका आंसर इस तरह से बॉक्स में कर दिया जाता है। कॉपीज़ में भी जब आप इस तरह से बॉक्स में फाइनल आंसर को कर देंगे तो एग्जामिनर को ढूंढने में आसानी हो जाता है। जैसे अब यहाँ पे आपका सारा एजम्पशन था, यहाँ कोई वैल्यू नहीं है, एक ई मिनिमम फाइनल निकल गया आपका और डी का साइज़ आपका कॉलम का फाइनल निकल गया, ठीक है। तो ये मेरा आप कॉलम का साइज़ यहाँ पे फाइनल हो गया। हम लोग लेकिन अभी तक ये नहीं चेक किए कि कॉलम हम लोगों का शॉर्ट कॉलम है कि लॉन्ग कॉलम है, हम लोगों को वो भी चेक करना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, इन सारे वैल्यूज़ को उठा के हम लोग नीचे ले आएंगे, क्योंकि ये स्टेप तो हम लोगों का आएगा क्या बाद में,
सबसे पहले जब कॉलम का साइज फाइनल किए थे तो वहाँ पे हम लोगों को शॉर्ट कॉलम या लॉन्ग कॉलम चेक कर लेना चाहिए था। अब लॉन्ग कॉलम और शॉर्ट कॉलम जो है, अब यहाँ क्योंकि हम साइज़ यहाँ पे चेंज किए हैं तो हम यहीं पे कर लेते हैं, ऊपर नहीं करते हैं, क्योंकि ऊपर वाला तो मेरा साइज़ जो है वो तो चेंज हो गया ना, यहाँ फाइनल हुआ। अब यहाँ फाइनल हुआ तो हम यहाँ चेक करते हैं, चेक फॉर शॉर्ट कॉलम, कि वो बोला था कि डिज़ाइन करने के लिए एक्सियली लोडेड शॉर्ट कॉलम, तो शॉर्ट कॉलम मेरा निकल के आ रहा है कि मेरे एजम्पशन में फिर गलती हो गया है। ये सारे स्टेप्स आपको जनरली नहीं पूछेंगे एग्जाम में ऐसा न्यूमेरिकल नहीं आएगा आपको, लेकिन वो न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा ही इजी होगा, एक स्टेप में आपको सारी चीज़ें निकल करके आ जाएंगी। लेकिन आपको बता इसलिए रहे हैं कि एग्ज़ाम में अगर कुछ चेंज किया तो क्या चेंज कर सकता है मैक्सिमम, तो मैक्सिमम इतना ही डिफिकल्ट न्यूमेरिकल हो सकता है। और अगर ये आपको डिफिकल्ट नहीं लग रहा है तो फिर आपका काम बन गया है। ठीक है, अब कैसे चेक करते हैं, तो हम लोग चेक करते हैं स्पैन बाई स्लेंडरनेस चेक करते हैं ना, तो स्लेंडरनेस रेशियो या हम लोग डायरेक्टली यहाँ ऐसे लिख देते हैं, चेक फॉर शॉर्ट कॉलम है L/D शुड बी लेस देन 12 होना चाहिए हम लोगों का। तो L/D, L कितना है 3000 डिवाइडेड बाई D कितना है 400, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 7.5 विच इज़ ऑब्वियसली लेस देन 12, देयर फॉर शॉर्ट कॉलम। अब मेरा दो एजम्पशन यहाँ पे फाइनल हो गया, शॉर्ट कॉलम भी बन गया, इसेंट्रिसिटी को भी हम थोड़ा साइज बढ़ा करके इसके अंदर में ले आए। अब 400 का कॉलम फाइनल है, उसी के हिसाब से 7.5 मेरा ये आ गया, इस आपका शॉर्ट कॉलम का वैल्यू, आपके स्लेंडरनेस का वैल्यू आ गया 7.5। ठीक है, ये मेरा शॉर्ट कॉलम है। तो अब इसका मतलब है कि जब ये मेरा शॉर्ट कॉलम है और मेरा अब यहाँ देखिए मिनिमम इसेंट्रिसिटी आ रहा है, ये 20 का वैल्यू और 17.5 का वैल्यू तो आ रहा है ना, E=0 तो नहीं आ रहा है ना। अगर 0 आ गया होता तो हम कहते कि मेरा प्योर एक्सियल वाला केस है, तो 0 तो किसी हाल में आ नहीं सकता है, कॉलम का कुछ भी साइज है और स्पैन है तो इसेंट्रिसिटी तो आएगा, और इसेंट्रिसिटी आएगा और ये शॉर्ट कॉलम है। तो अब हम यहाँ जो ये वाला वैल्यू चूज़ किए थे PU= ये वाला, तो अब मेरा ये किसके लिए होता है, ये होता है शॉर्ट कॉलम विथ मिनिमम इसेंट्रिसिटी, इसी के लिए ही तो होता है ना। अब ये मेरा एजम्पशन था पहले ये वाला फॉर्मूला लेना, दो एजम्पशन के ऊपर हम इस फॉर्मूला को लिए थे, यहाँ से ये वेरीफाई हो गया ना कि ये शॉर्ट कॉलम भी है और ये मिनिमम इसेंट्रिसिटी भी आ रहा है। इसका मतलब है कि हम लोगों का वो जो एजम्पशन था कि PU= वो फॉर्मूला जो लिए हैं वो हम लोगों का करेक्ट है, यहाँ से पता चल गया। हम लोग इसी चीज़ को लिखेंगे, जितना ज़्यादा लिखेंगे उतना फ़ायदा है। सिंस कॉलम इज शॉर्ट and with minimum eccentricity therefore our assumption was correct, हम लोग का एजम्पशन करेक्ट था जो हम लोग लिए थे। इसका मतलब है कि हम लोगों का कॉलम का साइज़ वाला प्रॉब्लम जो है वो हम लोगों का ख़त्म हो गया। अब बोला क्या, डिज़ाइन करने के लिए शॉर्ट कॉलम को, तो हम लोग कॉलम का साइज़ निकाल लिए। अब कॉलम का साइज़ निकाले तो हम लोगों को जो ASC लिए थे, हम लोग कितना लिए थे 1% लिए थे, तो वो फाइनल हो गया। यहाँ लिखेंगे देयरफॉर D= 400 mm, ये स्क्वायर कॉलम का साइज़ हो गया। ASC= 0.01% लिए थे तो 0.01 AG। अब AG हम लोगों का निकल करके कितना आएगा, अब आएगा ये 0.01 इंटू 400/400 आएगा ना, क्योंकि वो पहले क्या निकला था AG, ये निकला था AG रिक्वायर्ड, ये 112 149.5 थी जो यहाँ से हम लोग निकाले थे, ये AG इस कंडीशन के हिसाब से रिक्वायर्ड आया था, उसके हिसाब से 350 में भी काम हो जाता, लेकिन आप प्रोवाइड कर रहे हैं 400। इसका मतलब है कि अब आपका जो नया एरिया होगा वो आप प्रोवाइड ज़्यादा कर रहे हैं रिक्वायरमेंट के हिसाब से, तो ये आएगा आपका। तो ये ASC का वैल्यू प्रोवाइड कर दीजिए, तो ये आ जाएगा 1600 mm²। अब 1600 mm², 400 का कॉलम है, डिज़ाइन का क्वेश्चन है, तो आपको क्या करना चाहिए, आपको यहाँ पे डायग्राम बनाना चाहिए आइडियली, क्योंकि डिज़ाइन के क्वेश्चन में तो
तो 400 के कॉलम में कितना बार देना चाहिए? मैक्सिमम बार के बीच का स्पेसिंग 300 से ज़्यादा नहीं हो सकता है। इसका मतलब है कि हम यहाँ पे 2 बार तो नहीं दे सकते हैं। अगर हम 2 बार देते तो मेरा ये 400 या 300 का गैप उससे ज़्यादा ही रह जाता, क्योंकि 40 और 40 का 2 साइड से मेरा कवर आता। तो हम लोग क्या करेंगे, 3 बार डिसाइड किए। अब जब एक फेस में 3 दिए तो ऑब्वियसली ये तो स्क्वायर ही है, इसलिए दूसरे फेस में भी 3 आएगा। तो अब आपको ये समझ में आ गया कि 3 3 6 और 2 8, ये टोटल 8 जो है आपके रेनफोर्समेंट आने ही आने हैं। ये कहाँ से पता चला? ये आईएस कोड से पता चला। आईएस कोड कह रहा था कि स्क्वायर में या रेक्टेंगुलर में मिनिमम 4 होने चाहिए, लेकिन दूसरे क्लॉज में ये भी कह रहा था कि मैक्सिमम 2 बार के बीच का स्पेसिंग 300 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब यहाँ 300 को मेंटेन करना मुश्किल लग रहा था, क्योंकि ये 40 का कवर, ये 40 का कवर 80, रिमेनिंग आपका कितना बचता? 2 बार के बीच का डिस्टेंस 320। और अगर हम सेंटर टू सेंटर मान करके भी अगर या इनर टू इनर भी मान लेते तो भी मेरा वो डाउटफुल केस रहता। तो इसलिए 290 या 310 के वैल्यू के वजह से हम क्या किए, 400 के साइड में 3 बार प्रोवाइड कर दिए। अब ये 400 है, ये भी 400 स्क्वायर है, तो टोटल 8 बार हो गया। हमको ये तो पता चल गया कि 1600 में मेरा 8 बार आना है। इसका मतलब है एरिया ऑफ 1 बार क्या होगा? सिंस वी कैन प्रोवाइड minimum 8 bars in column of size 400 mm, therefore area of 1 bar required is equal to कितना हो जाएगा? 1600 डिवाइडेड बाई 8, तो ये हो जाएगा 200 mm स्क्वायर। इतना जो है आपको एरिया जो है वो रिक्वायर्ड है एक बार का। अब आपको कोई एक ऐसा बार चुनना है जिसका एरिया 200 mm स्क्वायर से ज़्यादा का हो, उससे हम लोगों का टोटल 8 बार हम लोग यहाँ प्रोवाइड कर देंगे, तो टोटल 1600 से भी ज़्यादा हम लोगों का एरिया जो है वो प्रोवाइड हो जाएगा। कहा जाता है कि इस तरह के केसेस में जब भी कभी एरिया रिक्वायर्ड आए तो जो प्रोवाइड कीजिएगा ना वो एटलीस्ट 5% ज़्यादा कीजिए। जैसे 1600 का 5% कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा। तो आप प्रोवाइड कीजिए एटलीस्ट 1680 mm स्क्वायर। क्यों? वो 80 mm स्क्वायर जो आप एक्स्ट्रा प्रोवाइड कर रहे हैं वो थोड़ा बहुत ऊंच नीच जो वेरिएशन कहीं पे हो जाएगा उसको वो कवर कर लेता है। एक स्टैंडर्ड वो है, कोई रूल नहीं है, आईएस कोड का नहीं है, लेकिन न्यूमेरिकल्स जब भी आप बनाएंगे, आप बीटेक में भी जाएंगे तो आपके टीचर्स आपको यही बताएंगे कि 5% एटलीस्ट ज़्यादा प्रोवाइड कीजिए। अभी फ़िलहाल के लिए आप इस न्यूमेरिकल में उसको इग्नोर कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि आपका रिक्वायरमेंट एजी का कितना था? इतना था। आप प्रोवाइड कितना कर रहे हैं? 1600, ये 400 इंटू 400 कर रहे हैं, तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका 16 पे 40। ये आपका एरिया आप प्रोवाइड कर रहे हैं। रिक्वायर्ड कितना आ रहा था? 112, ठीक है, इंटू 149। और यहाँ प्रोवाइड कितना कर रहे हैं? 160,000। तो ऑब्वियसली आप ज़्यादा एरिया प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अगर आप एग्जैक्टली 1600 भी दे देंगे तो भी उससे कोई इश्यू नहीं होगा, क्योंकि रिक्वायरमेंट एएससी का बहुत कम था। एएससी का कितना रिक्वायरमेंट था? ये इतना रिक्वायरमेंट था, 0.01 इंटू जो एजी आपका निकला है। तो इसीलिए अभी इस फिलहाल इस वाले केस में सिर्फ हम आपको समझा रहे हैं कि क्योंकि हम क्यों बोल रहे हैं ऐसा, क्योंकि अगर हम यहाँ पे 12 mm का बार 16 mm का बार डिसाइड करते हैं, एरिया ऑफ 16 mm का बार कितना होता है? π/4 इंटू 16 स्क्वायर, ये होता है 201 पॉइंट समथिंग के अप्रॉक्स। कैलकुलेट कर लेंगे अभी एग्जैक्टली, हम लोग राउंड फिगर में वैल्यूज याद रखते हैं। तो 201 पॉइंट समथिंग है, इसका 8 बार प्रोवाइड कीजिएगा तो 1608 पॉइंट समथिंग हो जाएगा। तो 1600 से फिलहाल ज़्यादा प्रोवाइड हो जाएगा, इसलिए इस केस में आप इसको 8 16 5 लिख सकते हैं कि ये जो बार्स होंगे ये 8 बार होंगे 16 mm के। ज़रूरी नहीं है कि सारे को आप एरो दे के दिखाइए ही, आप दो तरफ से भी लिख सकते हैं। इधर लिख दीजिए 4 को एरो दिखा दीजिए, इधर लिख दीजिए 4 को एरो दिखा दीजिए। हम अभी यूं ही बना दे रहे हैं यहीं पे सारा, ठीक है। ये सारे बार मेरे क्या होंगे? 8 16 के हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा मेरा, लेकिन आपको ड्राइंग में वैसे नहीं लिखते हैं क्योंकि आप फिर ड्राइंग में भी यही चीज़ बना देंगे, ठीक है। आपको सिर्फ यहाँ पे इस तरह से लिख देना है, यहाँ पे लिख देना है, ये टोटल को एक को सर्किल बना दीजिए इस तरह से 8 16 5, बस इस तरह से आप लिख दीजिए। इससे क्या होगा? वो समझ जाएगा कि टोटल 8 बार है और ये 16 mm डायमीटर के हैं। देयरफॉर प्रोवाइड 8
16 अब ब्रैकेट में लिख दीजिए ASC प्रोवाइडेड, कितना प्रोवाइड कर रहे हैं ये भी बता दीजिए। 8 इंटू पाई बाई 4 इंटू 16 स्क्वायर इज इक्वल टू 1608.49 mm स्क्वायर, ठीक है, विच इज ग्रेटर देन 1600 mm स्क्वायर। देयरफॉर ओके। अब हम लोग कॉलम का ये वाला सारा स्टील लगा लिए डिज़ाइन के स्टेप में। हम इलेबोरेट एक्सप्लेन कर रहे हैं, आप सॉल्व करेंगे 5 मिनट में सॉल्व हो जाएगा, लेकिन हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं ताकि आपको कन्फ्यूज़न सारा को हम क्रिएट मतलब जो आपको हो सकता है हम वो सारे सिचुएशंस को यहाँ पे एक ही क्वेश्चन में क्रिएट कर दे रहे हैं, ताकि सबसे लेंदी न्यूमेरिकल ये लगेगा, इसमें सबसे ज़्यादा आपको स्टेप्स दिखेंगे, लेकिन आपको एग्जाम में जो आप अपना टेक्स्ट बुक्स में से कोई भी बुक उठा लीजिए, उसका कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व कीजिए, वो इतना लेंदी होगा नहीं, क्योंकि उसमें सारी चीज़ें क्या करेगा क्वेश्चन में ही बता देगा। हम ऐसा एक क्वेश्चन कराना है जिसमें कुछ भी नहीं गिवन है, सब आपको निकालना है, तो दिमाग वहाँ तक जाएगा कि हमको क्या क्या चीज़ें निकालनी है, ये पता चल जाएगा आपको, ठीक है। ये कर दिए। अब हम लोगों का नेक्स्ट पार्ट क्या आता है, टाइज। कॉलम में मेन बार का तो हम लोग सारा बात कर लिए, अब टाइज हम लोगों को लगाना है। अब टाइज लगाने में क्या क्या डिसाइड करना है, उसका डायमीटर, उसका स्पेसिंग। डायमीटर ऑफ टाइज सबसे पहला हम लोगों का स्टेप आएगा। डाया ऑफ टाइज के लिए IS कोड क्या बताता है, अभी हम लोग डिस्कस किए थे थ्योरी में, 5/4, जो भी 5 आप लिए हैं, 5/4 और 6 mm, ये हो गया 2, विच एवर यहाँ लिख देते हैं, विच एवर इज ग्रेटर। तो यहाँ पे आपका 5/4 कितना हो जाएगा, आप 16 का बार लिए मेन वाला, ये 5 मेन बार लिख देते हैं, 5 मेन बाई 4, तो 16/4 मतलब 4 mm और 6 mm। तो IS कोड के हिसाब से अभी आपको 6 mm ही लेना है। साइड पे क्या करते हैं 8 mm का लेते हैं, छोड़ दीजिए उसको, आपको भी क्या करना है 6 mm का आपको टाइज लेना है। देयरफॉर डाया ऑफ टाइज इज इक्वल टू 6 mm। अब यहाँ से एक ये डिसाइड हो गया। अब क्या चेक करना है, स्पेसिंग ऑफ टाइज। अब स्पेसिंग ऑफ टाइज के लिए भी 3 कंडीशन था। पहला कंडीशन था आपका कि लीस्ट लेटरल डायमेंशन, तो लीस्ट लेटरल डायमेंशन क्या है, स्क्वायर है तो एक ही डायमेंशन है हम लोगों के पास 400 mm। दूसरा था 16 इंटू डाया ऑफ बार, डाया ऑफ मेन बार, तो 16 इंटू डाया ऑफ मेन बार कितना है 16 का ही है, तो 16 इंटू 16 ये हो जाएगा 256 mm। और तीसरा कंडीशन था 300 mm, जो स्टैंडर्ड वैल्यू होता है। अब इन तीनों में स्पेसिंग ऑफ टाइप क्या होता है, इन तीनों में से जो आपका लेसर रहेगा, लेसर ऑफ ऑल, इन तीनों में सबसे छोटा क्या है 256, मतलब 256 से ज़्यादा का आप स्पेसिंग नहीं दे सकते हैं। ये तीनों मैक्सिमम वैल्यू आए हैं, इसमें से 400, 300 और 256, 3 कंडीशन में क्रिटिकल आपको स्पेसिंग का वैल्यू आया है। तो जो सबसे मिनिमम होगा उससे कम रख दीजिएगा, तो सब अपने आप कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगा। तो 256 आपका क्या हो गया, मैक्सिमम आपका वैल्यू हो गया। अब आप साइड पे क्या करेंगे, ड्राइंग में अभी आपको लिखना होगा यहाँ पे, तो कैसे लिखेंगे, 256 mm प्रोवाइड करना है तो नहीं, राउंड फिगर में करना है। तो राउंड फिगर में क्या करना है, इससे कम का वैल्यू देना है ना हम लोगों को, तो हम लोग क्या करेंगे 250 डिसाइड कर लेंगे। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे therefore provide 6 mm phi ties at 250 mm सेंटर टू सेंटर, मतलब दोनों टाइज के सेंटर से सेंटर के बीच का डिस्टेंस जो होगा वो 250 ले लीजिए। तो 256 से आपका कम हो गया तो 250 दे दिए, 255 अब नहीं देना है, 250 ही आपको राउंड फिगर में दे देना है। तो ये आप क्या किए, टाइज का आपका ये जो होगा ये डायमीटर भी आप डिसाइड कर दिए कि ये 6 mm होगा, और ये दो टाइज के बीच का जो स्पेसिंग होगा, जब आप इसको एलिवेशन में देखेंगे, हाइट जब देखते हैं आप कॉलम का, तो उसमें आपको दो टाइज के बीच का जो स्पेसिंग दिखता है वो 250 mm हो गया। अब यहाँ लिख दीजिए 6 5
165@250 mm सेंटर टू सेंटर। यहाँ पे हम लोगों का डिज़ाइन जो होता है वो कंप्लीट हो जाता है। आपको निकालना क्या था, इस पूरे कॉलम को साइड पे बना देना है, इतना इन्फॉर्मेशन आपको बता देना है। उसके लिए आपको कुछ भी नहीं पता था, कॉलम का साइज़ आप पहले निकाल लिए। फिर आपको ये नहीं पता था कि डायमीटर कितना लेना है, मेन बार का कितना मेन बार लेना है, आपको ये भी नहीं पता था। तो हम आपको IS कोड का क्लॉज याद दिलाए और बता दिए कि मेन बार 8 देना है। फिर उसका डायमीटर क्या देना है वो आपको पता चल गया कि एरिया के हिसाब से डिसाइड हो गया कि एक बार का कितना एरिया लगेगा। उससे डिसाइड हो गया कि 16 mm का दे देते हैं, क्योंकि 201 एरिया होता है उसका। 20 mm भी दे सकते थे, लेकिन ज़्यादा एक्सेस हो जाता। फिर आप बार कम करते तो कम कर नहीं सकते हैं, और 8 बार 20 का देते तो 2400 mm स्क्वायर प्रोवाइड हो जाता। अननेसेसरी का बहुत ज़्यादा स्टील हो जाता। एजम्पशन आप 1% का ही लेके चले हैं, ठीक है। तो वहाँ से आपका डायमीटर फाइनल हो गया। फिर आपको टाइज निकालना था, तो IS कोड का कंडीशन लगाए और दोनों में से मैक्सिमम वैल्यू 6 mm आया, तो ये डायमीटर डिसाइड हो गया 6 mm। फिर स्पेसिंग जानना था, तो IS कोड का कंडीशन लगाए, स्पेसिंग डिसाइड हो गया। अब हम लोगों का देखिए कि आप जो यहाँ पे ये प्रोवाइड किए हैं, ये कितना ASC प्रोवाइड किए हैं, आप प्रोवाइड किए हैं 0.01 AG। स्टार्टिंग में ही आप क्या किए थे, आप एज्यूम किए थे कि हम लोग परसेंटेज ऑफ स्टील 1% लेके चल रहे हैं। उसके हिसाब से आप चेक किए कि कॉलम का साइज़ कितना 350, आप दे दिए 400। तो 400 दिए तो आप क्योंकि एज्यूम किए थे, फॉर्मूला में आप 0.01 डाले थे AG का, तो आपको उसी के हिसाब से ही आगे बढ़ना चाहिए। तो आप यहाँ पे देखिए ASC कितना बढ़े 0.01 AG, मतलब जो आप एजम्पशन लिए थे उसी के हिसाब से आप यहाँ पे स्टील दिए हैं। अब अगर आप 816 देते हैं और 400 का अगर आप साइज़ देते हैं, तो आपका टोटल लोड जो ये 1200 किलोन्यूटन का है, वो कॉलम उस लोड को उठा लेगा। ये हुआ बैक कैलकुलेशन। आपको अभी तक जो लास्ट क्लास में न्यूमेरिकल किए थे उसमें हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग यही वाला स्टील आपको बता देते थे कि एक कॉलम है, उसका ये साइज़ है, उसमें ये स्टील दिया है, उसका सेफ लोड कैरिंग कैपेसिटी बताइए। तो आप यही सारी चीज़ों को यूज़ करके PU निकालते थे। अब हम आपको PU बता दिए, डिज़ाइन के क्वेश्चन में हमेशा PU बताया रहेगा, कभी भी स्टील दिया हुआ नहीं रहेगा, क्योंकि स्टील ही निकालना होता है डिज़ाइन के क्वेश्चन में। और डिज़ाइन का क्वेश्चन आने का चांसेस ज़्यादा होता है कॉलम डिज़ाइन में। वो जो यूनिट 5 है, अगर उससे कोई एक क्वेश्चन आने का, अगर आप पूछिएगा कि वेटेज किसका ज़्यादा होगा, तो वो एक डिज़ाइन का क्वेश्चन देगा, क्योंकि वो चाहेगा कि आप सिर्फ लोड और ये एरिया निकाल करके छोड़िए मत, आप ये टाइज का भी स्पेसिंग और ये डिसाइड कीजिए, ये सारा डायग्राम बनाइए। डिज़ाइन का क्वेश्चन मतलब डायग्राम कंपलसरी है। अगर आप डायग्राम में ये इन्फॉर्मेशन नहीं बताए तो इस पूरे को पढ़ने के बाद इन्फॉर्मेशन तो अधूरा लग रहा है ना। डायग्राम दिखा दिए आप तो पूरा लग रहा है कि हाँ इसमें आप सारी चीज़ें बता दी गई है। अब यही चीज़ अगर किसी इंजीनियर को साइड पे बता दिया जाए तो वो लगा लेगा इसको, वो बना लेगा अपना कॉलम। ग्रेड भी आप बता दिए M20 है, स्टील भी बता दिए हैं FE 415 है, वो साइड पे उठाएगा, उसका कटिंग करेगा, उसको यहाँ पे ला के लगाएगा। किसको कौन डायमीटर काटेगा, 16 mm का काटेगा। टाइज निकालेगा तो 6 mm वाले का टाइज को कट करेगा। स्पेसिंग कितना देगा, 250 देगा। उसके हिसाब से एक फ्लोर में जितना हाइट है उसके हिसाब से उतना टाइज जो है वो कॉलम के अंदर इंसर्ट करके रख देगा। ये टोटल प्रोसेस ये जो है इसी को डिज़ाइन बोलते हैं। सब कुछ कैलकुलेट करके बताओ। इसलिए आज जो है हम लोग इसी एक ही क्वेश्चन पे रहने देते हैं। दूसरा क्वेश्चन में सिर्फ एक ही चीज़ फ़र्क होता, वो होता कि वो रेक्टेंगुलर हो जाता। तो क्योंकि इसको लेंदी हम आपको एक्सप्लेन किए हैं, तो सिर्फ आपको हम बता देते हैं कि जब आप स्क्वायर के बदले यहाँ पे रेक्टेंगुलर एज्यूम करते, तो के बदले हम आपको बताए थे थोड़ी देर पहले कि EX और EY दोनों निकाल लीजिए। उसी तरह से शॉर्ट कॉलम में भी आप L/dx और L/dy दोनों चेक कीजिए कि इधर से शॉर्ट तो है एक डायरेक्शन में, दूसरे डायरेक्शन में भी शॉर्ट है कि नहीं है। आएगा सब एक ही, आपको आंसर वही आ जाएगा, सेटिस्फाई हो जाएगा आंसर, लेकिन आपको स्टेप जो है वो एक एक स्टेप बढ़ाना पड़ेगा। बाकी सब कुछ सेम रहेगा। ये रेक्टेंगुलर रहता है तो रेक्टेंगुलर के हिसाब से आप डिसाइड करते कि बार के बीच का स्पेसिंग जो है चेंज नहीं होना चाहिए, तो बस उसी के हिसाब से 8 अभी इसमें पड़ा है, 400/600 का होता तो थोड़ा सा आपको 2-4 बार और एक्स्ट्रा हो जाता। तो यही है आपका कॉलम डिज़ाइन। अब हम इसको जानबूझ के थोड़ा लेंदी वाला क्वेश्चन बनाए हैं, अदरवाइज हम आपके टेक्स्ट बुक में से एक सिंपल क्वेश्चन उठाते डिज़ाइन का, उसमें साइज़ दिया हुआ रहता कि 400/450 का कॉलम है, इसको डिज़ाइन कीजिए, और आप उसको कैलकुलेट आराम से कर लेते। क्योंकि ये एरिया निकालने के लिए जो इतना खेल हुआ है यहाँ पे, यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपका फाइनल हुआ है, ये वाला खेल आपके एग्ज़ाम में जनरली नहीं पूछता है। तो ये इतना सा स्टेप आपको बच जाता है। आप प्रैक्टिस कीजिए ऐसे ही क्वेश्चन का। आप क्वेश्चन को भी चाहिए तो अपने हिसाब से कोई क्वेश्चन बना लीजिए खुद से, और ये वाला प्रैक्टिस कीजिए, तो अपने आप जो अभी सॉल्व करेंगे एग्जाम में, अगर इनकेस पूछ लिया वो वही वाला इजी वाला, तो आपको तुरंत सॉल्व हो जाएगा। और अगर वो नहीं दिया इन्फॉर्मेशन, SBT अगर अपना लेवल हो सकता है कि हर साल थोड़ा ना थोड़ा अपग्रेड कर रहा है, अगर वो अपग्रेड कर दिया इस साल और क्वेश्चन में आपको साइज़ नहीं बताया, तो फिर यही वो स्टेप होता है जो आपको याद रखना है।
तो क्योंकि जब आप एक कोर्स में पढ़ रहे हैं तो हम आपको वो हर पॉसिबल चीज़ें बता दे रहे हैं जो जो आपके साथ किया जा सकता है। अगर आप सिंसियरली कोर्स को पढ़ रहे हैं, बिना स्किप किए हुए लेक्चर्स को देख रहे हैं, पॉइंट्स नोट डाउन कर रहे हैं, जो हम बता रहे हैं वो भी, जो हम यहाँ लिख रहे हैं वो भी, तो फिर आपको इसमें मैक्सिमम बेनिफिट मिल जाएगा। तो आई होप कि आपको ये न्यूमेरिकल्स वाला ये जो टोटल पार्ट है, कॉलम का जो ये यूनिट है, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट आपको IS कोड का क्लॉजेस का एक लेक्चर आएगा और आपका ये यूनिट 5 कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम लोग यूनिट 1 में स्टार्ट करेंगे स्टील स्ट्रक्चर्स को। तो आई होप आपको ये लेक्चर्स पसंद आया होगा। थैंक यू।